इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज एनएचएम सीएचओ एग्ज़ाम का दस्तावेज सत्यापन शुरू हो चुका है। तो आज पहले दिन में दस्तावेज सत्यापन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से रहा, एंट्री से लेकर एग्जिट तक क्या हुआ था, कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। यानी कि जिन्होंने आज दस्तावेज सत्यापन करवाया है उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है संविदा नर्स, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्यूटर इंचार्ज इनके भी स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो चुके हैं जो कि 2 दिसंबर तक भरे जाएंगे। और उसके बाद इनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी शेड्यूल आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और सीएचओ के डीवी कंप्लीट होने के बाद फाइनल रिजल्ट को लेकर भी जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। एनएचएम के किसी भी कैडेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, फिर चाहे वो अपडेट छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, फिर चाहे वो अपडेट आपके स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो या टाइपिंग टेस्ट को लेकर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। और अब तक जितने भी कैडर के हैं सब कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं तो उनकी पीडीएफ, और जिन जिन कैडर के दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल आया है उनकी पीडीएफ, ये सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका जो दस्तावेज सत्यापन है ये कहाँ पर किया जा रहा है सीएचओ वालों का। यानी कि इससे पहले है उनका सीफू में नहीं था, लेकिन जो सीएचओ का दस्तावेज सत्यापन है, इससे पहले जिन कैडर का दस्तावेज सत्यापन हुआ था उनका सीफू में नहीं हुआ था, लेकिन सीएचओ वालों का सीफू में होगा। अब आपको कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं और एंट्री से लेकर एग्जिट तक क्या प्रोसेस है वो कंप्लीट बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर ये लाइन देख लीजिए कि उक्त सभी स्टूडेंट अपने नाम के सम्मुख अंकित नियत तिथि और समय पर राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान सीफू जालाना डूंगरी जयपुर के डीएमएचएस हॉल में संलग्न सूची के अनुसार आपको वहां पर पहुंचना है। यानी कि आपका इस पीडीएफ में, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आपको मालूम है आज से शुरू हो चुके हैं, यानी कि 26 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक आपके सीएचओ एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलने वाला है। और आपका जो नाम है उसके सामने आपको डेट और समय दे रखा, उस डेट और समय में आपको पहुंचना है। अगर किसी कारणवश आप अपने उस डेट या समय पर नहीं पहुंचते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार आपको और मौका दिया जाएगा। एक बार जब दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा 1 दिसंबर तक, उसके बाद जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनकी अलग से लिस्ट जारी की जाएगी, तो उसमें भी आपका नाम ऐड हो जाएगा और फिर उस समय आपको जाना ही होगा। अगर उस समय भी आप नहीं जाओगे तो फिर आगे की प्रक्रिया आपकी रोक दी जाएगी और उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तो जैसा कि आपको मालूम है, एक दिन में 2 समय डीवी होती है, एक का टाइम 10 AM है और दूसरा टाइम है 2 PM। तो जो इन्होंने सीएचओ के लिए शेड्यूल जारी किया उसमें 10 AM में 850 के करीब स्टूडेंट को शामिल किया जाता है और 2 PM वाला टाइम है उसमें 425 के करीब स्टूडेंट को शामिल किया जाता है। तो आज मॉर्निंग शिफ्ट में 850 स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जिनका क्या प्रोसेस रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी एंट्री पर आपको टोकन नंबर दिया जाता है। टोकन नंबर मिलने के बाद आपका फोटो वेरिफिकेशन किया जाता है। वो सामने वाले मोबाइल से आपका फोटो वेरीफाई करते हैं। जैसे ही वेरीफाई कंप्लीट होता है उसके बाद आपके सामने आरएनसी वाले अधिकारी होते हैं, वो आपसे आरएनसी का सर्टिफिकेट मांगते हैं और आरएनसी का सर्टिफिकेट वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपको टीम के पास भेज देते हैं। आपके टोकन नंबर पर जो भी बैच लिखा होगा, जो भी कोड लिखा होगा, उस कोड के अकॉर्डिंग आपको अपनी सीट पर बैठ जाना होगा। जब आपका वहाँ दस्तावेज सत्यापन होगा तो वहाँ आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाने और उनके एक एक फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने, क्योंकि वहाँ आगे 2 होंगे, एक आपके ओरिजिनल दस्तावेज देखेगा तो दूसरा आपके फोटोकॉपी सेट देखेगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सूची के अनुसार समस्त मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल दस्तावेज और दस्तावेजों की 100 हस्ताक्षरित छाया प्रति, यानी कि सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी सेट पर आपको अपना सिग्नेचर करना है हर पेज पर, तथा आवेदन पत्र यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको लेके जाना है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। अब अगर किसी स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप SSO ID में जाइए, माई रिक्रूटमेंट में जाइए, सीएचओ एग्जाम होगा उसके सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर टिक कीजिए और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर आप लेके जाइए। इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म की प्रति भी आपको साथ में लेके जानी होगी, यानी कि जो आपने SSO ID के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया था
वो आपको साथ में लेके जाना होगा, उसकी रसीद भी साथ में लेके जानी होगी। ये दोनों चीज़, अगर किसी स्टूडेंट द्वारा एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा गया है तो ऐसा नहीं है कि उसका डीवी नहीं होगा, उसका डीवी होगा। वो वहाँ जाकर भी स्क्रूटनी फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, कैंडिडेट कॉर्नर के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ आपको स्क्रूटनी फॉर्म का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। वो फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकाल कर उसमें जो जो पूछा गया वो सभी आपको फिल करना है। 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आरएसएसबी बोर्ड के सचिव का नाम का लगाकर आप अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे कौन कौन से दस्तावेज आज लिए गए हैं और उनकी सभी फोटोकॉपी सेट तो वो जमा कर लेते हैं, ओरिजिनल वो आपको चेक करने के बाद आपको वापस दे देते हैं। अगर किसी दस्तावेज में कोई कमी आती है तो वहाँ पर भी सुविधा है, एफिडेविट को लेकर कोई समस्या हो तो वहाँ पर भी सुविधा मिल जाएगी। और अगर किसी के प्रोविजनल डिग्री है तो वो एक बार के लिए तो एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन लास्ट में तो आपको ओरिजिनल दिखानी होगी। और बाकी अगर किसी के दस्तावेज में कोई कमी पाई जाती है तो उन्हें फिर से वो मौका देंगे, 3 दिन 4 दिन जो भी उन पर डिपेंड करता है वो उतना समय देंगे, और उस समय के अंदर अंदर आपको वो दिखाना होगा जो भी आपके दस्तावेज में कमी पाई जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपको लगता है किसी दस्तावेज में आपको डाउट लगता है कि ये लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, तो उस कंडीशन पर आप वो दस्तावेज लेके जाओ, तो उससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि वहाँ अगर आपके दस्तावेज 3-4 ज़्यादा होंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आपके 3-4 दस्तावेज कम हो जाएंगे तो फिर आपको एक टाइम पीरियड देंगे, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको वापस आना होगा, फिर वापस आपका चेक किया जाएगा। इससे बेटर है कि आप 3-4 दस्तावेज ज़्यादा ही लेके जाओ। अगर किसी में डाउट आ रहा है तो उसको लेके जाइए, इग्नोर ना करें। तो चलिए अब बात करने जा रहा हूँ आपसे कौन कौन से दस्तावेज मांगे गए, जिनका आज मॉर्निंग में दस्तावेज सत्यापन हुआ था, उनसे जब पूछा गया तो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपसे आज कौन कौन से दस्तावेज मांगे गए थे। सबसे पहले आपसे मांगा गया है 10th क्लास का अंक तालिका और प्रमाण पत्र। अब देखो किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, अंक तालिका और प्रमाण पत्र है वो अलग अलग होते हैं, तो किसी किसी बोर्ड में एक ही होते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका एक ही है तो वो आप एक ही दिखाइए, अगर आपके अलग अलग है तो वो आपको अलग अलग दिखाने होंगे। फोटोकॉपी सेट भी दिखाना होगा, ओरिजिनल भी दिखाना होगा, फोटोकॉपी सेट पर आपके अपने सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं इसी तरह 12th क्लास की भी आपको अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपको दिखाने होंगे। यानी कि जिस तरह से 10th क्लास में अंक तालिका प्रमाण पत्र है, उसी तरह 12th क्लास की भी अंक तालिका प्रमाण पत्र अगर आपके अलग अलग है तो फिर वो दोनों दिखाइए, अगर एक ही है तो फिर वो स्टूडेंट एक ही दिखाए। इसके बाद आपने जो भी कोर्स कर रखा है, चाहे वो आपने जीएनएम का कोर्स कर रखा है या बीएससी नर्सिंग का कर रखा है या पोस्ट बेसिक का कर रखा है या बीए एमएचएस का कर रखा है या सीसीएच का, जो भी कोर्स कर रखा है उसकी अंक तालिका। अगर आपके कोर्स में 4 सेमेस्टर थे या 6 सेमेस्टर थे या 8 सेमेस्टर थे, जितने सेमेस्टर थे उन सभी सेमेस्टर की अंक तालिका आपको दिखानी होगी, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी लेके तो जानी है। अंक तालिका को क्रम से आपको रखनी है, यानी कि जैसे कि अगर आपके 4 सेमेस्टर है तो आपको 1 2 3 4 इस क्रम में रखनी है। ऐसा नहीं कि 4 रखो फिर 2 रखो फिर 3 रखो फिर 1, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्रम से आपको अंक तालिका रखनी होगी। इसके बाद आपसे मांगा जाएगा राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, यानी कि आरएनसी का सर्टिफिकेट या अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जो भी लागू है वो आपसे मांगा जाएगा, वो आपको दिखाना होगा। इसके बाद आपके आता है ब्रिज कोर्स का प्रमाण पत्र या उसकी अंक तालिका या प्रिंसिपल द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जो भी है सुविधा वो आपको दिखाना होगा। इसके बाद आपने जो भी कोर्स कर रखा है, चाहे वो डिग्री में कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा, उसको अगर डिग्री में कर रखा आपको डिग्री दिखानी होगी, डिप्लोमा कर रखा तो उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। फिर चाहे वो आपने जीएनएम का कर रखा हो या बीएससी नर्सिंग का कर रखा हो या पोस्ट बेसिक का कर रखा हो या बीएएमएच का कर रखा हो या बीपीसीसीएच का कर रखा हो, जिसका भी कर रखा हो उसका आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र को लेकर अभी भी बहुत साथियों में ये डाउट आ रहा है कि हमारा कोई साथी कह रहे हैं कि हमने जाति प्रमाण पत्र आवेदन के समय बना दिया था नया, तो क्या हमें शपथ पत्र की आवश्यकता होगी? आपको नहीं होगी। देखो शपथ पत्र की आवश्यकता एक तो मैं बता देता हूँ कौन सी कैटेगरी वालों को होगी, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं या एमबीसी कैटेगरी से। इन कैटेगरी का अगर जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो फिर आपको शपथ पत्र भी दिखाना होगा। शपथ पत्र के माध्यम से आपका काम चल जाएगा और शपथ पत्र के माध्यम से भी अधिकतम 3 साल तक काम चल सकता है। इससे ज़्यादा पुराना तो आपको नया बनाना होगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हो, यानी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के हो, तो आपको जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड है, आपको वापस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो 10 नंबर पॉइंट पर जाति शपथ पत्र लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, कोष्टक में भी दे रखा है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी वालों के लिए लागू है।
इसके बाद आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। अब मूल निवास प्रमाण पत्र कोई कह रहा है मेरा 2017 का बना हुआ, कोई कह रहा है मेरा 2013 का बना, तो मैं आपको बता दूं मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार ही बनता है, वो जीवन पर्यंत वैलिड है। फिर चाहे एससी कैटेगरी के हो आप, चाहे एसटी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, चाहे ओबीसी के हो या एमबीसी के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका एक बार बना हुआ है तो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। अब ये दो क्यों मांगे जाते हैं? जाति प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जाता है कि आपको अपनी कैटेगरी में बेनिफिट मिल सके। यानी कि जैसे कि आप देखते हो जब रिजल्ट आता है, जनरल की कट ऑफ 240 गई है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आपको पता चले ओबीसी की कैटेगरी जैसे 235 कट ऑफ गई है, तो आपके 235 नंबर आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल की बात कर रहा हूँ। और जनरल के 238 वाले का नहीं होगा। तो इससे आपको कैटेगरी में बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उनको जाति प्रमाण पत्र दिखाओगे। और मूल निवास प्रमाण पत्र कि आप राजस्थान के निवासी हो, यह प्रूफ करने के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होता है। अब अगर कोई टीएसपी का हो तो उसे विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होता है, या शहर या जाति का हो तो शहर या जाति क्षेत्र का निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उन्हें उनकी कैटेगरी का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है चरित्र प्रमाण पत्र। अब देखो चरित्र प्रमाण पत्र हैं, ये आपके टोटल 3 बनते हैं, जिसमें से 2 तो आपके अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी हुए होने चाहिए, और वो आपके सगे संबंधी नहीं होने चाहिए, दोनों राजपत्रित अधिकारी। और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। नेक्स्ट विवाह प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। अब देखो कल जिनका सीनियर काउंसलर था उनमें जो अनमेरिड था उनसे भी ये प्रमाण पत्र मांगा जाता है, उनकी भी वहाँ सुविधा थी। और उसके बाद मांगा जा रहा है नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड बिफोर 1/6/2002 और आफ्टर 1/6/2002, यानी कि 1/6/2002 से पहले और 1/6/2002 के बाद आपके बच्चों की संख्या कितनी है, मैरिड वालों के लिए ये बताना होता है। इसके बाद चाइल्ड डिक्लेरेशन का शपथ पत्र ये चाहिए होता है। फिर आपका जो भी कैटेगरी है, यानी कि जिस कैटेगरी में आपने आवेदन किया है, चाहे वो तलाक डिग्री हो, विधवा हो, स्पोर्ट्स पर्सन में किया हो, किसी ने पीएच कैंडिडेट में किया हो, किसी ने एक्स सर्विसमैन में किया हो, तो उन्हें उनकी कैटेगरी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो उन कैटेगरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा आपको उनकी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आता है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको जरूरी है। इसके बाद आता है हस्तलिखित। हस्तलिखित आपको मालूम है हिंदी में और इंग्लिश में पैरा होता है, उसके नीचे खाली जगह होती है, आपको हिंदी में लिखना होता है, इंग्लिश की जगह इंग्लिश में लिखना होता है, जिसमें आपको अपना नाम लिखना होता है, पूरा पैरा वापस उतारना होता है, एप्लीकेशन नंबर, एग्जाम का नाम, रोल नंबर, आपका नाम, पिता का नाम, फिर सिग्नेचर कर देना होता है। इसके बाद कूट रचित शपथ पत्र, यानी कि आपने जो जो दस्तावेज दिखाए हैं सभी ओरिजिनल हैं, कोई भी जाली या फेक दस्तावेज नहीं है। अगर कोई जाली या फेक दस्तावेज पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। इसको लेकर आपका एक शपथ पत्र भी बनता है, वो भी आपको दिखाना होता है। इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र जो भी हैं आपके पास, जिसका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय किया हो और वो आपके पास है, तो वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये सारे दस्तावेज आज आपसे मांगे गए हैं, और आगे भी जिनका दस्तावेज सत्यापन है उनसे भी ये मांगे जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर किसी के कोई दस्तावेज में कमी आ जाती है तो कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, वो आपको मौका देंगे, वापस से बुला देंगे, तब आप जाके दिखा दीजिएगा। तो इससे बेटर है कि आपको किसी दस्तावेज में डाउट लगे तो आप एक्स्ट्रा ही लेके जाओ, ताकि वापस आने की झंझट ही ना हो। और अगर किसी कैंडिडेट के जिस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस डेट में अगर वो डीवी के समय उपस्थित नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, तो ऐसा नहीं है कि वो अगले दिन जाके डीवी करवाएगा, नहीं, फिर उनको वापस से जब लिस्ट आएगी एब्सेंट कैंडिडेट में, उसमें उनको डेट और समय दे दिया होगा, स्थान भी बता दिया जाएगा, उस स्थान डेट समय में आपको उपस्थित होना होगा। अगर उस समय भी आप उपस्थित नहीं हो पाते हो तो फिर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, आगे की जो आपका प्रोसेस है वो रोक दिया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तो ये था आपका पूरा प्रक्रिया, एंट्री से लेकर एग्जिट तक, किस तरह से आज सीएचओ वालों का दस्तावेज सत्यापन हुआ था। सीएचओ का सीफू में हुआ था। सबसे पहले आपसे टोकन मांगे जाते हैं, फिर मोबाइल से आपका फ़ोटो वेरीफाई किया जाता है, जैसे ही फ़ोटो वेरीफाई होता है आपको वापस अंदर भेजते हैं, वहाँ आरएनसी सर्टिफिकेट चेक किया जाता है आरएनसी अधिकारियों द्वारा,
वो जैसे ही आपका RNC सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है फिर आपको टीम के पास भेज दिया जाता है। आपके जो टोकन नंबर है उसमें कोड दे रखे, उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल मिल जाती है और वहाँ आपका शुरू हो जाता है दस्तावेज सत्यापन। वहाँ पर भी सुविधा है एफिडेविट के लिए, ऐसा नहीं है सुविधा नहीं है, वहाँ पर भी आपके सुविधा है। जैसे कि कल भी सीनियर काउंसलर वालों का हुआ था और भी ब्लॉक प्रोग्रामर का हुआ था, लेकिन इनका सीफू में हुआ था, उनका सीफू में नहीं हुआ था, वो NHM वहाँ पर दूसरी जगह पर हुआ था। तो ये समस्त दस्तावेज आपको लेके जाना। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि GNM के, नर्सिंग ट्यूटर के, नर्सिंग इंचार्ज के, लैब टेक्नीशियन के, इनके अभी स्क्रूटनी फॉर्म चल रहे हैं 2 दिसंबर तक, और उसके बाद इनके भी कभी भी दस्तावेज सत्यापन को लेकर शेड्यूल जारी हो सकता है। और वो जैसे ही होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे, क्योंकि आपको मालूम है जून में टोटल 19 कैडर के एग्ज़ाम आयोजित हुए थे। उनमें से एक कैडर को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तक तो इसमें टाइपिंग टेस्ट होगी, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर में। एक और कैडर छोड़ दीजिए, वो है बायोमेडिकल इंजीनियर, क्योंकि इसमें एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी का नहीं होगा। पीछे बचे हैं 17 कैडर। इन 17 कैडर में से 10 कैडर के आपके दस्तावेज सत्यापन को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। 3 कैडर यानी कि GNM, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्यूटर, इंचार्ज, इनकी बात कर रहा हूँ। इन कैडर के अभी स्क्रूटनी फॉर्म चल रहे, उससे पहले तो दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल आएगा नहीं। तो ये हो गए हैं 13। पीछे बचे 4 कैडर, इनके दस्तावेज सत्यापन को लेकर अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। इनका भी शेड्यूल जब भी जारी होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और आपका जो भी एग्ज़ाम का जिस भी कैडर का रिजल्ट देखना हो, या फिर जिस भी कैडर में दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी हो चुका वो PDF देखनी है, तो ये सभी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा क्या आपने भी आयुष अधिकारी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि उसमें भी आपका 40% वाला जो पार्ट है, हिंदी, इंग्लिश, GK, करंट अफेयर, कंप्यूटर वाला और NHM का पार्ट, ये आपका वो सेम है जो कि जून में 19 कैडर में हुए थे।